नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज इस क्लास के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड सेम का जो सिलेबस है दोस्तों उसको डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अब हो चुके हैं और आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी है, तो पढ़ने से पहले दोस्तों अपने सिलेबस को एक नज़र मार लेना, उसको समझ लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिकॉज जब आप एक सिलेबस को एक बार समझ लेते हो कि इस सिलेबस के अंदर ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो उसके बाद चीज़ें करना आसान भी हो जाता है और चीज़ों को करने में मज़ा भी आता है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सेकंड सेम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसकी एक एक बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैंने यूनिट फर्स्ट को यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके अंदर जो रेड कलर में मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं दोस्तों वो बेसिकली स्मॉल टॉपिक्स हैं। और सभी टॉपिक्स बेसिकली दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमें नहीं कह सकते कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। बिकॉज इकोनॉमिक्स को हम टुकड़ों में नहीं पढ़ सकते, इकोनॉमिक्स को हमें बांध कर पढ़ना होगा। हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर जो भी टॉपिक लिख रखे हैं वो बेसिकली बड़े टॉपिक्स हैं जहाँ पर बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है दोस्तों वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, जिसके अंदर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम किस प्रकार से फर्म और इंडस्ट्री ला सकती है और कहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके साथ ही सप्लाई कर्व भी हमें ड्रॉ करना है दोस्तों। तो सिंपल सी बात होती है दोस्तों कि जो सप्लाई कर्व होता है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबाव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों। तो जो शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो इंडस्ट्री का और फर्म का सप्लाई कर्व होता है। और लॉन्ग रन के अंदर हमें पता है कि किसी भी प्रकार की जो है फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहती, सारे फैक्टर जो है वेरिएबल बन जाते हैं। तो वहां पर दोस्तों जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर वाला जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है दोस्तों वो इंडस्ट्रीज का या फर्म का सप्लाई कर्व होता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोस्तों। तो जैसे कि ये हमारे डिमांड कराओ अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज और डिमांड कराओ एंड ये हमारा सप्लाई कराओ दोस्तों। तो और जहां पर दोनों डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, हमें पता है कि वहां पर प्राइस और क्वांटिटी का डिटरमिनेशन होता है। तो इससे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस और दिस पोर्शन को हम कहते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर सरप्लस। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वेलफेयर इफेक्ट ऑन एक्साइज टैक्स, इंपोर्ट टैरिफ, प्राइस कंट्रोल्स एंड प्रोडक्शन क्वाटास दोस्तों। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि वेलफेयर इफेक्ट जो अगर हम एक्साइज टैक्स लगाते हैं इट मीन्स हम एक प्रकार से प्रोडक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो उसका वेलफेयर के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट आएगा। इंपोर्ट टैरिफ लगाने से, एक्साइज टैक्स लगाने से, प्राइस को कंट्रोल करने से, प्रोडक्शन के ऊपर क्वाटा लगाने के, क्वाटा का मतलब होता है दोस्तों कि इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो उसका वेलफेयर के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट आएगा उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो ये दोस्तों जो पहला जो पोर्शन है वो बेसिकली है वो है परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर। एंड उसके बाद दोस्तों फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो दोस्तों वो है मोनोपोली मार्केट क्या होती है, जहां पर एक सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो मोनोपोली के सोर्सेज क्या हैं, किस किस प्रकार से मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। मोनोपोली पेटेंट के द्वारा हो सकती है, एक नेचुरल मोनोपोली होती है दोस्तों। नेचुरल मोनोपोली का यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है कि वो नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई हो। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है दोस्तों कि एक फर्म ने अपने आप को इतना बड़ा लार्ज कर लिया है, इतने लार्ज नंबर के ऊपर प्रोडक्शन करती है कि और कोई अदर फर्म उस मार्केट के अंदर एंटर ही नहीं कर सकती। तो वो नेचुरल एक प्रकार से उसको मोनोपोली कहते हैं। लेकिन कई कई स्टूडेंट इसको ऐसा सोचते हैं कि उसके पास नेचुरल मोनोपोली है, उसके पास कोई पानी का झरना है या फिर कोई और नेचर की द्वारा दी गई प्रोडक्ट है। नहीं दोस्तों, नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि उसने लार्ज नंबर के ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है जिससे उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होते हैं। और उसके बाद दोस्तों मोनोपोली को मेजरमेंट करने के क्या कौन कौन से तरीके हैं एंड वेलफेयर कॉस्ट एंड डायनेमिक बेनिफिट ऑफ मोनोपोली पावर दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमें एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को बड़ी ही गंभीरता से समझने का प्रयास करना है। हमें चीज़ों को स्किप नहीं करना, हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। जितना हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे
उतनी ही हमारी समझ जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों कि जो मोनोपोली है उसका वेलफेयर के ऊपर जो कॉस्ट है कि वेलफेयर कॉस्ट क्या होगी, अगर समाज के अंदर एक ही सेलर है तो उसकी क्या कॉस्ट समाज को उठानी पड़ेगी। इसके अलावा डायनेमिक बेनिफिट ऑफ मोनोपोली पावर, अगर एक मोनोपोली पावर के क्या कुछ डायनेमिक बेनिफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो डायनेमिक का मतलब होता है वो बेनिफिट जो बदलते रहते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, तो वो हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मोनोपोली, मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों कि जो मोनोपोली जो फर्म होती हैं वो बेसिकली अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस के ऊपर चीजें बेच सकती हैं। और बेसिकली जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेदीकरण होता है, वो 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री होता है दोस्तों वहां पर सब एक कंज्यूमर से उतना पैसा चार्ज किया जाता है वो जितना वो देने के लिए तैयार है, अर्थात विलिंगनेस टू पे है। मान लो मैं इस पेन के लिए 5 रुपए देने को तैयार हूं, वो उस कंज्यूमर से 5 रुपए ले लेता है। कोई व्यक्ति उस पेन के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है, उससे 10 रुपए ले लेता है, अर्थात जिससे जितना फंसे उससे उतना ले लो भाई। तो उसे कहते हैं दोस्तों फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त नहीं होता, सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस ही होता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बेसिकली होता है कि एक व्यक्ति मान लो आपसे ज्यादा सामान लेता है, कि 5 वस्तुएं ले रहा है, 5 के बजाय हम 10 ले रहे हैं, तो जो फर्म है उसे सस्ते में प्रोडक्ट देने का प्रयास करती है। फॉर एग्जाम्पल इस, और जो हमारा डिमांड करा वो डाउनवर्ड बन जाता है। इस प्रकार से दोस्तों कि अगर मान लो अगर आप इतनी क्वांटिटी कम क्वांटिटी ले रहे हो तो आपको ये प्राइस देना होगा, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा लेते हो तो आपको प्राइस भी कम देना होगा। तो दिस इज सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है कंज्यूमर सरप्लस बच जाता है। और उसके बाद दोस्तों थर्ड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मार्केट की इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल इसके अभी अगर हम एग्जांपल देखने को देखें दोस्तों कि एक मार्केट है, वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब, अब इसको फील करने का हम प्रयास करते हैं कि एक मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, कि वहां पर अगर प्राइस के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो ऐसे में जो फर्म्स होती हैं उस मार्केट के अंदर कम प्राइस रखने का प्रयास करती है ताकि वहां पर जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाए। और अगर एक मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, इट मीन्स वहां पर अगर प्राइस चेंज करते हैं तो वहां पर जो कंज्यूमर होता है वो अपनी डिमांड के अंदर इतना चेंज नहीं करता। तो ऐसे में जहां पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है वहां पर फर्म ऊंचा प्राइस रखने का प्रयास करती है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग। दोस्तों तो जो हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था उसी से मिलता जुलता जो ये कंसेप्ट है दोस्तों, इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर बदलता रहता है। और पीक लोड प्राइसिंग, अगर मान लो पीक लोड है कि जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर ज्यादा उस टाइम के ऊपर प्राइस ज्यादा चार्ज करें, जहां पर डिमांड कम हो जाती है वहां पर कम प्राइस चार्ज करें। तो ये कंसेप्ट है उसे भी आपको समझने का प्रयास करना होगा। यहाँ पर मैं आपको केवल हर एक कंसेप्ट से गो थ्रू करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इस यूनिट का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आउटपुट वेलफेयर कंपेयर विद सिंगल प्राइस मोनोपोली। कि जहां अगर मोनोपोली फर्म है और एक सिंगल प्राइस के साथ काम कर रही है, भी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है अपने प्रोडक्ट के साथ, तो वहां पर आउटपुट क्या होगा और वेलफेयर, आउटपुट और वेलफेयर के साथ हम कंपेयर करके देखते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा 2 पार्ट टैरिफ, भी 2 भागों में टैरिफ लगाना। और टिट इन सेल्स का एक कंसेप्ट है उसे हमें समझना होगा। और उसके बाद दोस्तों इस यूनिट का जो लास्ट कंसेप्ट है वो है पब्लिक पॉलिसी टुवार्ड्स मोनोपोली। कि मोनोपोली अगर फर्म है तो गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लेके आए ताकि जो मोनोपोली फर्म है वो लोगों के साथ अनफेयर ना करे। तो और इसके साथ ही जो इंक्रीजिंग कंपटीशन, भी जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता रहे। फॉर एग्जांपल दोस्तों की जो फर्म्स है, जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली पेटेंट के थ्रू मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास करे। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन क्रिएट किया, इसका जो कोई भी थंबनेल या फिर लोगो वगैरह इसका जो भी डिसाइड किया इस जैसा लोगो या कोई भी अदर कंपनी जो है यूज नहीं कर सकती। तो जो पेटेंट के थ्रू जो हम मोनोपोली क्रिएट करते हैं उससे दोस्तों कंपटीशन इंक्रीज होता है। और उसके बाद दोस्तों अगला है प्राइस रेगुलेशन, तय करें भी किस प्रकार से हम वो प्राइस रखें या ना रखें। और लास्ट है दोस्तों पब्लिक ओनरशिप ऑफ मोनोपोली। दोस्तों तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट के कंसेप्ट थे।
तो दोस्तों ये हमारी सेकंड यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और सेकंड यूनिट के अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है मोनोपोली कंपटीशंस। तो जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर बेसिकली परफेक्ट कंपटीशंस और उसके बाद मोनोपोली दोस्तों। और मोनोपोली के बाद जो मार्केट क्रिएट होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं मोनोपोली कंपटीशंस। बिकॉज जब गवर्नमेंट पेटेंट के थ्रू मोनोपोली क्रिएट करती है और एक मोनोपोली फर्म्स लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों के अंदर ही जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती है तो उसे देखते हुए बहुत सारी फर्में बेसिकली उस मार्केट के अंदर एंटर करती हैं और मोनोपोली बन जाती है दोस्तों, मोनोपोली कंपटीशन दोस्तों। इसलिए मोनोपोली हमारे कंट्री के लिए अच्छी है, लेकिन वो तभी अच्छी है जब वो पेटेंट के थ्रू लागू की जाए दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं मोनोपोली कंपटीशन की दोस्तों तो एक्चुअल में जो मार्केट होती है दोस्तों वो मोनोपोली कंपटीशन ही होती है, जहां पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हमें देखना है किस प्रकार से होगा विद डिफरेंट प्रोडक्ट दोस्तों। बिकॉज जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे ये पेन है तो इस प्रकार के 3-4 प्रकार के जो है मार्केट के अंदर इस प्रकार के पेन मिल जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों डिफरेंट प्रोडक्ट दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उसे हमें बताना है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज का नाम ना लेकर हम यहाँ पर ग्रुप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि जो मोनोपोली कंपटीशंस होती हैं वहां पर इंडस्ट्रीज का नाम ना लेकर हम दोस्तों ग्रुप इक्विलिब्रियम नाम लेते हैं। ये जो कि एक ग्रुप है वो एक प्रकार से कंपटीशंस कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है उसके अंदर द इश्यू ऑफ एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस दोस्तों, कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस होती है उस मार्केट के अंदर फर्म्स अपनी जो पूरी जो कैपेसिटी होती है जहां पर वो प्रोडक्शन कर सकती है उससे कम प्रोडक्शन करती है। इसलिए यहां पर लिखा गया है दोस्तों एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब हुआ कि वो उसके पास कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उतना वो प्रोडक्शन कर नहीं रही है, वो अपने जितना वो प्रोडक्शन कर सकती है उससे कम प्रोडक्शन करती है। और उसके बाद दोस्तों द डिबेट ऑन एडवर्टाइजमेंट, कि जो हम सेलिंग कॉस्ट के ऊपर इतना कुछ खर्चा करती हैं फिर हम देखते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए की एड के ऊपर खर्चा करती हैं, तो उसके ऊपर हमें डिबेट करना है कि क्या इसकी जरूरत है और क्यों ये की जाती है और इसके क्या फायदे और इसके नुकसान क्या हैं दोस्तों। बात हम करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की। तो ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है जहां पर नंबर ऑफ जो फर्म्स होती हैं वो 4-5 होती हैं, 2 होती हैं। और जो 2 प्रकार का होता है कोल्यूजन और नॉन कोल्यूजन दोस्तों। कोल्यूजन के अंदर जो फार्म्स होती हैं वो मिल जाती हैं और मिलकर एक कार्टेल बना लेती हैं और जो कितनी क्वांटिटी उन्हें प्रोड्यूस करनी है, कितना उन्हें प्राइस रखना है, वो सारी चीजें मिलकर तय करती हैं। और इसके अंदर एक मॉडल आता है लीडरशिप मॉडल, जो 3 प्रकार से तय कर सकता है कि कौन सी फर्म्स लीडर बनेगी उन सब के अंदर। तो सबसे पहला है कि अगर एक फर्म की कॉस्ट सबसे कम आ रही है तो वो लीडर बन सकती है। दूसरा, एक फर्म का अगर मार्केट शेयर ज्यादा है तो वो लीडर बन सकती है। या तीसरा, एक फर्म जो एक्सपीरियंस फर्म है, जो भले ही उसका मार्केट शेयर इतना ना हो, कॉस्ट इतनी ना हो, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस फर्म है और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर वो एक बेस्ट प्राइस रख सकती है, तो और जिसे हम बैरोमेट्रिक फर्म के नाम से भी जानते हैं। तो 3 प्रकार से लीडरशिप तय की जाती है कि कौन सी फर्म्स प्राइस को डिटरमाइन करने वाली लीडर होगी। और उसके बाद दोस्तों नॉन कोल्यूजन के अंदर जहां पर फर्म्स बेसिकली अपने आप से ही अपना प्राइस डिटरमाइन करती हैं और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, उसे हम कहते हैं दोस्तों नॉन कोल्यूजन दोस्तों। और इसके अंदर कॉर्नोट का मॉडल है, स्टैकलेबर्ग का मॉडल है और किंग डिमांड वर्कर है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 4 मॉडल और भी हैं। बेसिकली इसके अंदर जो सबसे पहले जो मॉडल आया था वो कॉर्नोट मॉडल आया था, उसके बाद में उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ कॉर्नोट मॉडल, और उसके बाद में जो मॉडल आया था वो चैम्बरलिन का मॉडल था। चैम्बरलिन के मॉडल के बाद दोस्तों उसके बाद बात आता है प्योर स्टैकलेबर्ग मॉडल, जहां पर लीडर्स एंड फॉलोअर्स होते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आता है एजवर्थ का मॉडल। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा मॉडल आता है किंग डिमांड वर्कर। और उसके बाद गेम थ्योरी आती है। गेम थ्योरी के अंदर डोमिनेट स्ट्रेटेजी क्या होता है, नेस्ट इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं, ये हमें बताना होगा। डोमिनेट स्ट्रेटेजी का सिंपल मीनिंग होता है कि दूसरा कोई भी एक्शंस ले उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैंने अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली है जिससे कि सामने वाला मुझे बुरा नहीं कर सकता, मेरा अच्छा ही कर सकता है। ऐसी एक सिचुएशन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों द प्रिजनर डिलेम अर्थात कैदियों की दुविधा क्या होती है उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, जहां पर प्रोबेबिलिटी के आधार पर हमें चीजों को बताने का प्रयास करना है। रिपीटेड गेम किसे कहते हैं, एंड टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं।
एंड उसके बाद दोस्तों हमारा जो 6th टॉपिक है इसके अंदर वो है पब्लिक पॉलिसी टुवर्ड्स ओलिगोपोली एंड कॉन्स्टेबल मार्केट दोस्तों। ये सेकंड यूनिट थी। आई होप दोस्तों आप इस यूनिट से गो थ्रू हो चुके होंगे कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस प्रकार से हमें इस यूनिट को अप्रोच करना है और बेस्ट तरीके से इसे समझने का प्रयास करना है।